जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि प्रियम्बल प्रस्तावना सारा के सारा आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। सब कुछ ए टू जेड, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी टीचर से मेरे पढ़ने के बाद किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपको दावे के साथ, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे यूपीएससी के क्वेश्चन, सारे पीसीएस के क्वेश्चन, सारे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को मैंने इकट्ठा कर लिया है। बस सारी आपको 2-3 क्लास ये थ्योरी जाएगी। थ्योरी के बाद एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ पूरी चारों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। सिर्फ आपको देखते रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी सारा सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। उसके पहले क्लास मैंने यहाँ कर दिया था कि सत्ता का स्रोत जो है कहाँ से आता है। तो सत्ता का स्रोत जो है, सत्ता का स्रोत देख लो। सत्ता का स्रोत कहाँ से आता है मैंने पहले बता चुका था। सत्ता का स्रोत कहाँ से आता है? तो आता है जनता से। जनता जब हमको चुन करके भेजती है तो सत्ता का स्रोत वहीं से मिलता है। जैसे अभी बिहार में जो इलेक्शन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चुना गया, तो वहाँ किससे चुना गया? जनता के स्रोत। सत्ता जो बैठे हुए हैं वो कौन से स्रोत से बैठे हुए हैं? तो जनता ने उनको चुनकर भेजा। तो सत्ता का स्रोत जो है वो जनता आएगी। तो जनता जनता जो क्यों होता है? तो जनता क्या है? जनता लोक प्रभु है। लोक प्रभुता। जनता जो है प्रभु यानी सबसे अव्वल है, सबसे ऊपर दर्जे की नजर में आता है, तो जनता आती है। लोक प्रभुता। लोक प्रभुता, इसी में एक फ्रांसीसी विचारक हुए। फ्रांसीसी फ्रांसीसी विचारक हुए। फ्रांसीसी विचारक, उनका नाम जो है, फ्रांस के थे फ्रांसीसी विचारक। उनका नाम जो था, नाम क्या था? उनका नाम जो था रूसो। उनका नाम जो था रूसो। रूसो ना था। उन्होंने कहा था कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। उन्होंने इंग्लिश में कुछ कहा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उनका बुक जो है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में उन्होंने लिखा क्या है कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। उन्होंने लिखा वॉइस ऑफ पीपल एंड गॉड ऑफ पीपल। इन्होंने कहा था कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। जनता की वाणी जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। यहाँ पर देखने बात है, उन्होंने कहा था। उन्होंने कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी विचारक हुए थे, उनका एक बुक है। उस बुक में इसका रेफरेंस दिया गया है क्या? कि जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। यहाँ पर फिर मैं आगे कहता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी, तो कहाँ से लिया गया? जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है। तो क्या सबसे ज्यादा जनता, जो जनता लोक प्रभु आज माना जाता है कि जनता कोई क्यों लोक प्रभु है, तो यहाँ पर कहा है क्यों लोक प्रभुता। क्यों लोक प्रभुता? क्यों लोक प्रभुता? यहाँ पर बात समझने की बात है। क्यों लोक प्रभुता जो है, इसमें जाता है कि हम भारत प्रेम्बल में, जैसे मैंने पढ़ा होगा, जैसे आपने भी पढ़ा होगा, कि हम भारत के लोग, जो शपथ लिया जाता है 9th-10th के स्कूलों में, कि हम भारत के लोग, हम संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बनाने की ओर है। राष्ट्र बनाने की हम शपथ लेते हैं। तो क्या लेता है यहाँ पर? हम क्यों लोक प्रभुता? तो यहाँ पर आता है हम भारत के लोग। हम भारत के हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग क्या करते हैं? जो संविधान बना उसको क्या करते हैं? तो जब संविधान बना तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं? उसको 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांट करके क्या करते हैं? तो 3 भागों में बांट के क्या करते हैं? सबसे पहले अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत। अंगीकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहते हैं अडॉप्ट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अडॉप्ट। अडॉप्ट जो है,
अंगीकृत करना, अडॉप्ट करना मतलब क्या, स्वीकार करना। क्या, स्वीकार करना। अंगीकृत करना, अडॉप्ट करना मतलब क्या, स्वीकार करना। जो भारत का संविधान बना सबसे पहले उसको अडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं। इस सेकंड में क्या आया, सेकंड में उसको अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित, अधिनियमित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनैक्ट। इनैक्ट करते हैं, अधिनियमित करते हैं मतलब क्या, कोई भी जो संसद में बिल पारित होता है, बिल पारित होने के बाद वो लागू नहीं हो जाता है। जब राष्ट्रपति के पास जब सिग्नेचर, दस्तखत, मुहर सब हो जाता है, तब वहाँ वो एक अधिनियम बन जाता है। जब वो अधिनियम बन जाता है तो पूरे देश में उस कानून को लागू कर दिया जाता है, लागू मान हो जाता है कि अपना उस दिन से, जिस दिन सिग्नेचर हुआ, राष्ट्रपति का मोहर लगा, राष्ट्रपति का मोहर लगा मतलब इट मीन्स पूरा देश में वो कानून लागू हो गया। क्या कहते हैं, लागू करना। लागू करना। फिर यहाँ पर तीसरा क्या आ जाता है, आत्मर्पित करते हैं। यहाँ करते हैं, आत्मर्पित करते हैं। आत्मर्पित, आत्मर्पित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आवर सेल्फ। आवर सेल्फ, आवर सेल्फ से करते हैं। आत्मर्पित मतलब क्या, गिव टू आवर सेल्फ। आवर सेल्फ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसी पर उन्होंने केसी वियर हुए करते थे। केसी वियर ने कहा भारत के संविधान जो है, भारत का संविधान, हाँ भारत का संविधान जो है, एक लोक प्रभुता को अस्वीकार करके भारत संविधान में लोक प्रभु एक भ्रम है। किसी बियर ने कहा था भारत में लोक प्रभु एक भ्रम है। उन्हें क्यों कहा था, उसका कुछ एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया था। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या कहा था उन्होंने, यहाँ पर कहा था, और एक तो उन्हें कहा था कि भारत में लोक प्रभु एक भ्रम है। किसने कहा था, केसी बियर ने कहा था। यहाँ पर एक और मैं लिख देता हूँ, केसी बियर ने कहा कि भारत में लोक प्रभु एक भ्रम है। लोक प्रभु एक, लोक प्रभु एक भ्रम। किसने कहा था, केसी बियर ने कहा था। यहाँ पर ये देख लो, केसी बियर ने कहा था। सत्ता का स्रोत हो गया। अब आते हैं हम भारत के लोग। भारत के लोग हो गया सत्ता का स्वरूप, संपूर्ण प्रभु संपन्न। यहाँ पर आ जाते, सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभु संपन्न। संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब, उस दिन मैंने भी बताया था, उस पिछले लेक्चर में मैंने बताया था संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब क्या होता है। संपूर्ण प्रभु संपन्न, कितने को तो ये मालूम नहीं है संपूर्ण प्रभु संपन्न होता है क्या। सिर्फ हम लोग को पढ़ा दिया जाता है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभु संपन्न देश हैं। संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब क्या होता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी मतलब यह होता है कि मैं बता रहा हूँ कि आंतरिक मैटर और बाहरी मैटर में क्या निर्णय लेना है, नहीं लेना है, उसमें क्या विचार करना है, आपस में सामंजस्य करके क्या विचार करना है, हम लोग आपस में बैठ करके निर्णय लेंगे। घर के अंदर के लोग निर्णय लेंगे, देश के अंदर के लोग निर्णय लेंगे। उस कोई बाहरी के दबाव में आएंगे लेकिन न किसी के ऊपर दबाव करेंगे। आंतरिक मैटर में जो भी निर्णय लेना होगा हम स्वयं लेने के लिए सक्षम है, किसी को बाहरी के दबाव में नहीं आने देंगे।
जैसे मान लिया जाए अभी बांग्लादेश में हो रहा है, तो बांग्लादेश में कहेगा नहीं, वहाँ के न्यूज में आ रहा है क्या कि भारत के जो 7 सिस्टर हैं उसको काट दिया जाएगा। क्या इतना काट देना इतना आसान है कि 7 सिस्टर अब विलय कर लिया जाए किसी और देश में, चाहे वो अलग देश बना दिया जाए? बिल्कुल इसलिए नहीं बनाया जाए कि क्या भारत एक संपूर्ण प्रभु संपन्न है, संपूर्ण प्रभु संपन्न है। इसके लिए कहीं कुछ दिक्कत नहीं है कि संपूर्ण प्रभु संपन्न मतलब कि 1 इंच भी जमीन हम आपको नहीं देंगे। तो मतलब क्या संपूर्ण प्रभु संपन्न, संपन्न से तात्पर्य है, तात्पर्य है एक की एक एक ऐसे देश से है जो अपने जो अपने आंतरिक आंतरिक और बाह्य मामलों में आंतरिक और बाह्य मामलों में किसी का कोई भी हस्तक्षेप हम नहीं सहेंगे। आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं खाएंगे। आंतरिक बाह्य मामलों में क्या, हम स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, लेने की शक्ति रखते हैं। आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति रखते हैं। संपूर्ण प्रभु संपन्न मतलब समझ गए। अब यहाँ पर आगे समझ आने की कोई जरूरत नहीं है। संपूर्ण प्रभु संपन्न मतलब क्या होता है कि आंतरिक और बाहरी मैटर में किसी हम अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं आएगा। अब फिर यहाँ पर एक संपूर्ण प्रभु संपन्न हो गया। दूसरा क्या है, आगे देखते हैं। समाजवाद। समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद कैसा है, समाजवाद किसका कहाँ से लिया गया, समाज का तत्व क्या है, इसका क्या है। समाजवाद का मतलब क्या, बस मतलब समाज में सभी लोग समाज में बराबर रहें, इक्वल रहें, बराबर रहें। किसी के ऊपर कोई नहीं कि बहुत बड़े आदमी बन जाए, किसी के ऊपर कोई बहुत छोटे, किसी के ऊपर जमीन सोने के लिए नहीं मिल रहा है, किसी के ऊपर जमीन इतना है कि अथा उस पर कोई देखने वाला नहीं। तो यहाँ पर ये देखना समाजवाद का, समाज को तो सबसे पहले क्या कहता है, समाजवाद का मतलब क्या होगा, संपत्ति का पहले सबसे पहले समाजीकरण करो। किसके, संपत्ति का समाजीकरण करो। जिसके पास ज्यादा संपत्ति है उसको से थोड़ा सा लेकर के गरीबी में उसको इक्वल तरीके से डिवाइड कर दो। इन्हें समाजवाद का सबसे बड़ा प्रतीक अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी ने 1969 में बैंकों का क्या, बैंकों का जो क्या था, सरकारी बनाया था, प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया था। वहां पर एक समाजीकरण का उदाहरण देखने को मिलता है। बैंकों का जो सरकारी किया गया था। तब उसी में एक आया था प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स एक जो पहले सबके अलग अलग रियासत हुआ करते थे, 62 रियासतें 59 रियासतें हुआ करते थे। तो उसमें क्या, सबको प्रीवी पर्स दिया जाता था, सबको पैसे दिया जाता था कि भारत सरकार आप इसमें विलय किए हुए हैं तो आपको इतना पैसे दिए जाएंगे। उन्हें इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को बंद कर दिया। उन्हें कितना लोग खफा हो गए इसी मामले में। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, समाजवाद का मतलब क्या, संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का समाजीकरण। क्या, संपत्ति का समाजीकरण। दूसरा में क्या है, दूसरा में आएगा समानता। जब संपत्ति का समाजीकरण हो जाएगा, समानता तो अपने आप आ जाएगा। समानता तो अपने आप जाएगा। जब समानता आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, तो वंचित और मजदूर वर्गों का कल्याण। यहाँ पर क्या करना है, मजदूर और वंचित
वर्गों का कल्याण। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना। यहाँ पर क्या देखा, संपत्ति का समाजीकरण होगा। संपत्ति का जब समाजीकरण होगा तो समानता होगी। समानता जब आ जाएगा तो उसमें क्या करना है, जो कुछ समानता आएगा उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या करना है, तीसरा में क्या करना है कि मजदूर, जो ही मजदूर है और वंचित वर्ग है जिसको आज तक कोई सरकारी लाभ नहीं मिला है, उसको कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, उस लाभ के माध्यम से उसको जोड़ना है और जोड़ करके उसको मुख्य धारा में लाना है। दूसरा क्या, फिर आगे आ जाओ, शोषण विहीनता। शोषण विहीनता, संपत्ति का समाजीकरण तो करना है, बट किस लिए, शोषण विहीनता। सबसे पहले शोषण खत्म करेंगे। शोषण, जब शोषण विहीनता, किसी के ऊपर कोई शोषण नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, तो वहां पर शोषण विहीनता आएगा। फिर यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, एक सादा पेज लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मार्क्सवाद या साम्यवाद। यहाँ मार्क्सवाद क्या कहता है, मार्क्सवाद एक मिनट, बोर्ड हैंग कर रहा है यार। दोस्त कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, फिर से शुरू करता हूँ। यहाँ पर देखो, समाजवाद मैंने पढ़ा दिया था। समाजवाद से आगे देखो, यहाँ पर समाजवाद से आगे क्या था, मार्क्सवाद। आ गया। हम्म। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद या साम्यवाद। सबसे पहले देखो, मार्क्सवाद या साम्यवाद कहता क्या। मार्क्सवाद जो है, मार्क्सवाद आपने नाम सुना होगा, सीपीआई, सीपीआई एम एल, वो सब क्या है, मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद एम एल का मतलब क्या है, मार्क्सवादी लेनिन। लेनिन को वो लोग अपना आदर्श मानते हैं। तो यहाँ पर जो है मार्क्सवाद और साम्यवाद क्या कहता है, मार्क्सवाद और साम्यवाद जो है इसका क्या है, सबसे पहले कहता है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष, जब वर्ग संघर्ष होगा, जब आपस में जब वर्ग संघर्ष होगा तो फिर एक क्रांति उत्पन्न होगी। तो क्रांति होगा, तो यहाँ पर देखो क्या है, वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष के बाद क्या आएगा, क्रांति। वर्ग संघर्ष के बाद एक क्रांति उत्पन्न होगा। तो क्रांति से जो जो क्रांति उत्पन्न होगा, तो क्रांति से फिर क्या होगा, ये हिंसा होगा। क्रांति से फिर हिंसा होगा। ये किसका कहना था, मार्क्सवाद का। मार्क्सवाद और साम्यवाद, मार्क्सवाद साम्यवाद के अपने बता दिया था। मार्क्सवाद जो कहता है सबसे पहले वर्ग संघर्ष करो, वर्ग संघर्ष होगा तो फिर क्रांति उत्पन्न होगा, और क्रांति होगा तो फिर हिंसा होगी। तो यहाँ पर जो है ये मार्क्सवाद का। यहाँ पर सेकंड पार्ट में आ जाओ। यहाँ पर सेकंड पार्ट में क्या कहता है, लोग यहाँ पर है लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का सबसे पहले लोकतांत्रिक साधन क्या,
लोकतंत्र का साधन क्या है, कैसे लोकतंत्र आएगा। जैसे अब जो लोकतंत्र जो आएगा, सबसे पहले यहाँ पर देखो लोकतांत्रिक साधन। लोकतांत्रिक साधन, तो लोकतांत्रिक साधन, लोकतांत्रिक साधन क्या है? लोकतांत्रिक साधन जो है कौन, ये नेहरू का विचार है, पंडित नेहरू का विचार है। पंडित नेहरू का जो हम लोग कहते हैं इतना छोटे तुच्छ, ये आज भी राजनीति होती है तो कहते हैं कि सब लोग नेहरू जिम्मेदार। नेहरू जितना पढ़े लिखे आदमी आज तक भारत में मिलना मुश्किल है। नेहरू जितना पढ़े लिखे समझदार और इतना दूर बाद जब भारत में खाने को नहीं था, तो उस टाइम उन्होंने एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे सपना देखा, उसको पूरा किया। भाखड़ा नागल बांध उन्होंने पूरा किया, जितने सारे बड़े बड़े बांध डैम बनाए, सब नेहरू का ही देन। आज हम लोग नेहरू को बहुत तुच्छ मानते, बहुत छोटा मानते कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्हें इतना करके चले गए, उतना कोई प्रधानमंत्री आने वाले टाइम में कोई प्रधानमंत्री उतना करने के लिए, उस लकीर को आगे से आगे बढ़ने के लिए सोचना पड़ेगा आज के डेट में। यहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक साधन। लोकतांत्रिक साधन कैसे होगा? लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से। पंडित नेहरू का था कि सबसे पहले चुनाव कराओ, चुनाव जिसको जो जनता चुन करके भेजेगी वो लोकतांत्रिक सबसे अच्छा। जनता कब चुन करके भेजेगी? जब हम लोग जनता के बीच बीच में जब कुछ अच्छे काम करेंगे, अच्छे प्रतिनिधित्व करेंगे, अच्छे अपना विचार को रखेंगे, तब जनता हमको चुन करके भेजेगी। तो क्या, चुनाव के माध्यम से। दूसरा क्या है, जब चुनाव हो जाएगा तो संसद में चुन करके भेजेगा। तो क्या, संसद के कानून के माध्यम से। संसद के संसद के कानून के माध्यम से। जब हम लोग जब संसद को भेजते हैं चुन करके, तो संसद में जो कानून बनती है, संसद में जो आपस में डिबेट होती है पक्ष प्रतिपक्ष के बीच में, तो यहाँ डिबेट होती है, दूसरे एक अच्छे अच्छे कानून बन करके आते हैं, हम लोग को देश को सब लोग को मान्य होता है। तो क्या होता है, लोग संसद के कानून के माध्यम से। और दूसरा क्या है, योजनाबद्ध विकास। योजनाबद्ध योजनाबद्ध विकास। यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद समझ में आ गया, यहाँ मार्क्सवाद समझ गया। मार्क्सवाद क्या कहता है, सबसे पहले वर्ग संघर्ष होगा। जब क्रांति होगी, तो जब क्रांति होगा तो क्या है, हिंसा उत्पन्न होगा। तो इस हमारे देश इस चीज का पक्षधर कभी नहीं रहा कि हिंसा हो, क्रांति हो, आपस में वर्ग संघर्ष हो। ऐसा कभी हमारे देश में कभी ऐसा रहा ही नहीं। वो तो अंग्रेज कुछ दिन के लिए आए थे, ऐसा करके चला गया, 200 सालों तक ऐसा ही करके उन्होंने 200 सालों तक राज किया। यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद क्या कहता है, चुनाव होगा, चुनाव जब चुन करके जाएंगे तो संसद में चुनाव करके जाएंगे, तो संसद के कानून के माध्यम से जनता पर कानून बनेगी। योजनाबद्ध विकास होगा, योजना बनाएंगे, उसका योजना योजना तरीके से सब सारे देश के कोने कोने हिस्से में इस योजना का लाभ मिलेगा, तब वो योजनाबद्ध विकास होगा। यहाँ पर देख लो, आगे फिर देख लो, यहाँ पर क्या भारतीय समाजवाद क्या करता है। भारतीय भारतीय समाजवाद भारतीय समाजवाद क्या कहता है, भारतीय समाजवादी मार्क्सवाद, मैंने पूरा भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद का नहीं है। क्या, भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं। यहाँ पर देख लो, भारतीय समाजवाद समाजवाद मार्क्सवाद या मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं। मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं। यह क्या है, यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। बल्कि बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, लेकिन यह माना जाता है
लेकिन यह माना लेकिन यह माना जाता है कि भारतीय समाजवाद के यह निकटता रखता है। भारतीय समाजवाद के क्या है? भारतीय समाज का निकटता माना जाता है। भारतीय समाजवाद का स्वरूप विशिष्ट है। भारतीय समाजवाद का ये समाजवाद का निकटता रखता है क्योंकि भारतीय समाजवाद का स्वरूप स्वरूप विशिष्ट है। भारतीय समाज का स्वरूप कैसा है? विशिष्ट है। पता था ना, भारतीय समाज का स्वरूप मैंने पढ़ा दिया। स्वरूप कैसा होगा? जब हम सत्ता में जाते हैं तो सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर एक क्लीन हो गया। फिर आगे देख लो। भारतीय समाजवाद हो गया पद निरपेक्ष। भारतीय समाजवाद का और क्या कहता है? भारतीय समाजवाद के यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो आप, भारतीय समाजवाद क्या? समाजवाद स्वरूप विशिष्ट है। इसका मतलब क्या है? आय की असमानता को कम करना। आय की असमानता को कम करना। दूसरा क्या कहता है? आय की असमानता को करना। जीवन स्तर की असमानता को कम करना। जीवन स्तर की असमानता को जीवन स्तर की असमानता को कम करना। मजदूर और वंचित वर्गों को कल्याण करना। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना। शोषण विहीन समाज बनाना। शोषण विहीन समाज बनाना। शोषण विहीन समाज बनाना। यहाँ पर ये सारे समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है? भारतीय समाजवाद का मतलब क्या? समाजवाद का मतलब ये, सबसे पहले ये चार को ध्यान में रख लेगा। कहीं भी कोई पूछेगा भारतीय समाज का मतलब क्या है, तो आप बताने की स्थिति में रहेगा। भारतीय समाज का मतलब क्या है? आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, वंचित और मजदूर वर्गों को कल्याण करना, शोषण विहीन समाज बनाना। यहाँ पर समझ में आ गया। यहाँ फिर आगे देखो। कहाँ गया? पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष क्या कहता है? पथ निरपेक्ष, पथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि एक ऐसा देश से है जैसा राज का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। पथ निरपेक्ष का मतलब पंथ
से तात्पर्य से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या? पंथ निरपेक्ष मतलब कि एक ऐसे देश से है, मान लीजिए भारत में ऐसा कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई राज्य मतलब क्या हो, राज्य मतलब एक देश से ले लो, ऐसा कोई स्टेट नहीं, ऐसा कोई उस अवस्था पर नहीं पहुंचेंगे जहाँ कोई राज्य का एक विशेष धर्म होगा। हमारे देश में 80% हिंदू है, तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि हिंदू है तो मुस्लिम को भगा दो, मुस्लिम को नीच समझो, मुस्लिम को तुच्छ समझो कि मुस्लिम कुछ करने लायक नहीं है, मुस्लिम पर शोषण करो, या तो फिर किसी अन्य धर्म पे, किसी अन्य जाति पे, ऐसा इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा। पहला आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा में आ जाओ। दूसरा में क्या है कि राज्य अपने नागरिकों को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य अपने राज्य अपने नागरिकों को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या? राज्य अपने धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। क्यों? राज्य जब मान लीजिए धर्म है, अभी मान लीजिए किसी पार्टी का शासन है, किसी पार्टी का सत्ता है, उस पार्टी को उस धर्म से बहुत ज्यादा वोट मिलते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि उस धर्म को वोट लेने के लिए किसी और धर्म पे अत्याचार करेगा, शोषण करेगा। हालांकि ये सब हो जाता है, कहीं कहीं वोट वोट में ये सब तो हो जाता है, आम बात है। ये सब के चक्कर में तो जब वोट के दिन आने वाले रहते हैं, उसके 5-6 महीना पहले कुछ ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि जिसको जिस धर्म से वोट लेने वाला रहता है उस धर्म के पक्ष में जाकर खड़ा हो जाता है। क्या है? फिर तीसरा आ जाओ। सभी धर्म के अनुयायियों को सभी धर्म के अनुयायियों को समान समान रूप से धार्मिक सभी लोगों को धार्मिक धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त होगा। धार्मिक धार्मिक स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त होगा। स्वतंत्र रूप से सभी धर्म के अनुयायियों को, सब कोई भी धर्म, हमारे धर्म जैसे हिंदू धर्म में कोई अनुयायी है, कोई मठ के मठाधीश है, मुस्लिम धर्म में कोई और मुस्लिम मस्जिद का कोई हेड है, क्रिश्चियन धर्म में कोई और हेड है, उसे सब धर्म सभी धर्म के जो अनुयायी हैं, उसका जो हेड लीड करने वाले हैं, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ऐसा किसने कहा? ये पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हुआ। फिर आगे आ जाओ। यहाँ पर आ जाओ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझा? ये है आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन करती है। यहाँ पर देख लो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, जनता स्वयं शासन करती है, कि जनता किसी को चुनती नहीं है, ये हो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्वयं शासन का संचालन करती है, यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा। शासन का संचालन करती है। स्वयं शासन का संचालन करती है। यहाँ पर आ जाओ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष जैसे यहाँ पर देख लो एग्जाम्पल में, यहाँ क्या है, एग्जाम्पल में आ जाओ, यहाँ पर सिंगापुर। सिंगापुर में कोई चुनाव नहीं होता, जनता जनता अपने माध्यम से उस सत्ता का शासन का संचालन करती है, जनता करती है। सिंगापुर में ऐसा होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। यहाँ पर जैसे हम लोग कहीं बोलते हैं, एक मुखिया भी चुनता है, तो क्या कहते हैं, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, क्या प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जैसे मुखिया का चुनाव होता है, वार्ड का होता है, पंच का होता है, सरपंच का होता है, जिला पार्षद का होता है, चेयरमैन का होता है, मेयर का होता है, उप मेयर का होता है, वार्ड पार्षद का होता है। इसमें क्या है, एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि चुन करके भेजती है, प्रतिनिधि चुनाव करती है, और प्रतिनिधियों के माध्यम से और प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या सत्ता का शासन करती है, शासन का संचालन करती है। शासन का शासन का संचालन करती है। यहाँ पर समझ हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसका एग्जाम्पल ले लो, अपना प्यारा सा देश भारत। क्या सत्ता का संचालन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है, कौन सा देश, भारत। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है उसका एग्जाम्पल क्या है, सिंगापुर। समझ में, अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा कि सिंगापुर में ही चुनाव होते हैं, कभी भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा। सिंगापुर में कोई चुनाव होती है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन करती है। जनता खुद वहाँ, जनता इतनी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, कि अपना शासन का संचालन खुद करती है, स्वयं करती है। फिर यहाँ आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाइए, गणराज्य। गणराज्य में क्या होता है, गणराज्य का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा देश जहाँ चुनाव होते हैं, जहाँ अपने चुनाव के माध्यम से राज्य का प्रमुख वंशानुगत या मनोनीत ना होकर बल्कि जनता के द्वारा चुना गया। यहाँ पर ही देख लो गणराज्य। गणराज्य से तात्पर्य है कि
की तात्पर्य तात्पर्य एक ऐसा देश से, एक ऐसा देश से है जहाँ राज्य राज्य का प्रमुख हो, जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत वंशानुगत या मनोनीत मनोनीत ना होकर जनता के द्वारा जनता जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से चुनाव के माध्यम से चुनती है। चुनाव के माध्यम से शासन का संचालन करती है। यहाँ तक अपने समझ में आ गया हो कि गणराज्य का मतलब होता है गणराज्य जो किसी भी, जैसे मान लीजिए अभी राष्ट्रपति है तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति, यहाँ पर क्या साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लो तुम, ये ले लेते हैं, यहाँ पर देख लो वंशानुगत या मनोनीत ना होकर, वंशानुगत या मनोनीत ना मनोनीत ना होकर जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से सत्ता के शासन का संचालन करती है। ऐसा नहीं है कि अभी मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो उनका परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री बनेंगे, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है तो उनका परिवार के लोग ही राष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा नहीं है। क्या जनता अपना चुनाव के माध्यम से शासन का संचालन करती है। यहाँ पर लगभग में आपने प्रियम्बल, आधा प्रियम्बल लगभग मैंने खत्म कर दिया है। आगे नेक्स्ट फिर मैं देख लेता हूँ आगे क्या क्या बचा हुआ है। यहाँ पर देख लो उद्देश्य क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उद्देश्य क्या है, न्याय दिलाना। उद्देश्य क्या है, न्याय दिलाना। उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता दिलाना। उद्देश्य क्या है, न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, यही सब है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको फिर बताऊंगा। अभी रुक देख लेता हूँ यार क्या क्या बचा हुआ है। देख लेता हूँ उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, न्याय दिलाना। कैसा न्याय, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। सामाजिक मैंने बताया सामाजिक, समाज क्या होता है कि यानी कि संपत्ति का समाजीकरण करना। उसमें भी आर्थिक आ जाएगा। आर्थिक मतलब किसी को भी इतने इतने ये नहीं कर देना कि वो कभी जमीन पर ही ना उतरे, तो किसी को ये नहीं कर दो कि जमीन पर से कभी ऊपर उठने की कोशिश ही ना करे। ये क्यों, आर्थिक हुआ। राजनीतिक मतलब क्या हुआ, राजनीतिक सभी को राजनीति में अपनी भागीदारी देना। अभी देख रहा प्रधानमंत्री वंदना योजना चलाया है, वंदना अधिनियम में आया था, 106वां संविधान संशोधन जो आया था, इसमें क्या है 30% महिलाओं का आरक्षण देना 2029 से लागू होगा। तो क्या हमारे संसद में अभी भी कितना, सबसे कम लगता है कि 10% से भी कम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी संसद में है। बिहार विधानसभा में वही क्या है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी बहुत कम है। तो क्या इसका मतलब राजनीतिक न्याय दिलाना। राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा, जब जनता की जिसकी जितनी आबादी है उसकी इतनी राजनीति में हिस्सा होनी चाहिए, राजनीति में हिस्सा होनी चाहिए। तो हिस्सा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। फिर आगे देख लो
स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है? विचार। विचार क्या है? विचार जब अंदर से आता है, विचार किसी को कहीं से कुछ नहीं आता है, विचार बाहर से, किसी को देखा तो अपने अपने अंदर के भाव आया कि नहीं वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया तो इतना आगे बढ़ गया, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊं। ऐसा क्या विचार है? विचार क्या आंतरिक या मानसिक क्रिया है? विचार एक आंतरिक या मानसिक विचार एक आंतरिक या मानसिक क्रिया है, यह किसी विषय के बारे में सोचना या मनन करना आदि, या किसी विषय के बारे में सोचना या मनन करना। विचार क्या है? क्या कोई भी एक सब्जेक्ट ला दिया तुम्हारे पास, जैसे हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो पॉलिटी में क्या है? सोचना या विचार करना। ये क्या आंतरिक क्रिया है? आंतरिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है, तुम्हारा बौद्धिक क्षमता विकास करने के लिए क्रिया है। उसमें क्या कितना कुछ किया जा सकता है, इसमें क्या और अच्छी बातों को डाला जा सकता है, क्या इसमें जनता के बीच में और क्या क्या नई चीजें लाई जा सकती है पॉजिटिव वे में, क्या और क्या क्या सारी चीजें, महिलाओं की स्थिति, हमारे घर में महिलाओं की स्थिति क्या है, और क्या आर्थिक आजादी है उसकी, क्या राजनीतिक आजादी है, क्या फैसला लेने के लिए वो जानी जाती है, क्या फैसला लेने के लिए वो किसी भी 10 लोगों के बीच में बोलने के लिए आजादी है तो नहीं है। तो ये हिसाब है। जब विचार आएगा तो विचार आएगा तो अभिव्यक्त करेंगे। हमारे पास अब विचार आया कि मैंने आपको पढ़ाने का निर्णय लिया, हमारे पास एक अंदर से विचार आया, तो विचार को क्या है? अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्त करना, तो अभिव्यक्त करना क्या है? ये बाहरी क्रिया है। यहाँ पर देख लो, ये पहला, यहाँ पर आएगा दूसरा, क्या है? अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, व्यक्ति एक बाह्य क्रिया है। अभिव्यक्ति एक बाह्य क्रिया है। इसको कैसे देखते हैं? जैसे अभी मैंने बोला ना, अभिव्यक्ति एक बाह्य क्रिया है जो विचार को प्रकट करता है। बाह्य क्रिया है जो विचार को प्रकट भी, क्या विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, तीसरा है क्या? विश्वास। विश्वास क्या है? जब ऊपर किसी को विश्वास किया जाता है, किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना। मान लिया जाए, हम मान लिया जाए अभी हिंदू, मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे चीज है, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे चीज है, सारे में, मुस्लिम में है, ईसाई में है, यहूदी में है, और कई सारे धर्म विशेष में है। क्या उसमें अच्छी चीजों को स्वीकार करना। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना, उसमें जो अच्छा है मैं अपने अंदर उस चीज को ला लूं, उस चीज में बदल, मैं अपने आप को खुद नहीं, उस चीज को जो अच्छा है उसको मैं अपने आप में अच्छाई में काउंट करूं। क्या विश्वास? स्वीकार करना। विश्वास जो है किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना है, किसी भी विचारधारा को स्वीकार करना।
क्या है? ये विश्वास हुआ। विश्वास मतलब किसी विचारधारा को स्वीकार करना। क्या हमारे ऊपर विश्वास है, मैंने उस पर विश्वास किया तो उसका जो विचार है वो बहुत अच्छा है, उसका जो विचारधारा है वो बहुत अच्छा है। किसी कहता है ना कि जैसे बीजेपी ले लो, एक कांग्रेस ले लो, चाहे और कोई छोटी छोटी पार्टी ले लो, तो बीजेपी या कांग्रेस क्या करता है? बीजेपी कांग्रेस जो है कहता नहीं, मैं इस विचारधारा से प्रभावित होकर इस पार्टी में आया। यानी क्या? विश्वास किया, विचारधारा से प्रभावित होकर इस पार्टी में आया। विश्वास, विचार है कि विश्वास। धर्म, चौथा क्या है? धर्म। धर्म जो है किसी भी धर्म को स्वीकार करने की आजादी। धर्म की अभिव्यक्ति, धर्म की आजादी कब है? जब आर्टिकल फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 25 क्या है, आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 27 क्या है, आर्टिकल 28 क्या है। चार धर्म है, चार आर्टिकल है। चार आर्टिकल में बताऊंगा किस धर्म को स्वीकार करने की, मैनेजमेंट के क्या है, कौन से अनुच्छेद में है, किसी धर्म को स्वीकार करने की आजादी है, किसी भी यानी क्या शैक्षणिक संस्था खोलने की आजादी है कि नहीं है, किसी भी विचार को, धर्म को प्रचार प्रसार करने की आजादी कौन से आर्टिकल में है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या है? धर्म एक स्वतंत्रता का स्वरूप जो है सैद्धांतिक है। धर्म, धर्म, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की, धर्म की स्वतंत्रता का स्वरूप, स्वतंत्रता का स्वरूप, उसका स्वरूप कैसा होगा? धर्म की स्वतंत्रता का स्वरूप व्यवहारिक है। धर्म की स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा है? धर्म की स्वतंत्रता का स्वरूप व्यवहारिक नहीं, सॉरी, सैद्धांतिक। का स्वरूप कैसा है? सैद्धांतिक है। धर्म की स्वतंत्रता का स्वरूप जो है क्या? सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक कैसे है? जैसे मान लीजिए कोई भी धर्म की जो है उसका एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है? इसमें इस तरह से इस विधि से पूजा करना है, वो क्या है? सिद्धांत। इसमें इस विधि से शादी करना है, वो क्या है? सिद्धांत है। इसमें इस विधि से तलाक मिलेगा, क्या? एक सिद्धांत, सैद्धांतिक है वो। सैद्धांतिक विचारधारा है और इसका अर्थ है सैद्धांतिक है। और और इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि किसी भी रिलीजन को स्वीकार करना, किसी भी रिलीजन को स्वीकार करना, स्वीकार करने, स्वीकार करने की स्वतंत्रता, स्वीकार करने की, स्वीकार करने की स्वतंत्रता। पांचवा क्या है? विचार आ गया, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, और पांचवा क्या? उपासना। उपासना क्या है? उपासना, उपासना की जो है, उपासना की स्वतंत्रता का स्वरूप जो है, उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का स्वरूप व्यवहारिक है। स्वरूप का क्या है? जैसे धर्म की स्वरूप जो है क्या है? सैद्धांतिक है।
और उपासना की स्वतंत्रता जो है क्या है, व्यवहारिक है। और इसका अर्थ है कि और हाँ, अर्थ इसका अर्थ है कि किसी भी अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति जिस रिलीजन को स्वीकार करेगा उसको उसको को उसी धर्म के अनुसार पूजा या उपासना पद्धति को स्वीकार करना। पूजा पद्धति को स्वीकार करना। यहाँ पर देखिए ना, उपासना मतलब क्या है, यहाँ पर सारे समझ में आ गया। क्या है? पहला विचार। विचार एक आंतरिक या मानसिक क्रिया जो किसी भी विषय के बारे में सोचना या मनन करना है। सबसे पहले किसी के बारे में विचार आएगा। अब विचार जब आएगा, किसी बारे में सोचने की विचार आएगा, जब तुम्हारा सोच लेगा, आंतरिक विचार तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा दिमाग में, तो यहाँ पर क्या आएगा, तुम्हारा विचार क्रिएट हो जाएगा, तो वहां पर जो है क्या, अब उसको अभिव्यक्त करो। अभिव्यक्त किस माध्यम से करेगा? अभिव्यक्त किसी को फोटो बनाकर करोगे, किसी का वीडियो बनाकर करोगे, कि कुछ बोल कर करोगे, कुछ लिख कर करोगे। क्या अभिव्यक्त करना उस चीज को होता है। अभिव्यक्ति करना, जैसे यहाँ पर एक न्यूज़पेपर केस हुआ था, इंडियन एक्सप्रेस और वर्सेज भारत सरकार की एक केस आया था, उसमें बताया था किसी भी कार्टून को प्रदर्शित करना, कार्टून बनाकर किसी होता ना, किसी भी कार्टून बनाकर सरकार को चढ़ाना। यहाँ पर देखो, कार्टून बना दिया, सरकार को चढ़ा रहा है। यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर ये एक हमला हुआ था, हाँ, जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था शायद, तो उसी में एक कांग्रेस पार्टी ने एक प्रधानमंत्री का सर काट दिया था, वहां पर लिख दिया था लापता। यहाँ उसको अभिव्यक्त करने का तरीका हुआ। अभिव्यक्त किया। विश्वास, किसी विचारधारा को स्वीकार करना। क्या विश्वास है कि हमारा उस धर्म में विश्वास है, हम उस विचारधारा को स्वीकार कर रहे हैं। धर्म, किस धर्म की स्वतंत्रता स्वरूप क्या है? सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक मतलब क्या होगा? किसी भी रीजन को स्वीकार करने की स्वतंत्रता सैद्धांतिक है। किसी भी हम धर्म को हम स्वीकार करने की स्वतंत्रता क्या है? सैद्धांतिक है। उपासना, उपासना का जो है इसका अर्थ व्यवहारिक है। जिस भी धर्म को स्वीकार करते हैं, जिस भी हम विचार को स्वीकार करते हैं, किसी भी चीज को स्वीकार करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है। मान लीजिए जब हम हिंदू हैं और जब मुस्लिम धर्म में अपना अपने आप को बदलते हैं, तो मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग हमको पूजा पाठ पद्धति, शादी ब्याह तलाक, जितने भी सारी चीजें होती है, सारे उस धर्म के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो आज तक रहने देते हैं, इतना ही। कल से फिर पढ़ाएंगे, 2 लेक्चर और लगेगा, और 2 लेक्चर के बाद फिर सारे क्वेश्चन पूरा कराया जाएगा, जितने सारे क्वेश्चन कराया जाएगा। इतना तक रहने देते हैं, चलिए रहने देते हैं। चल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।